चलिए तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और संवेदनशील खबर से, जहां पर रायसेन में उदयपुरा कस्बे में गणेश विसर्जन के दौरान दो समुदायों के आमने सामने आने से वहां पर तनाव की स्थिति बनी है। दोनों के बीच समारोह के दौरान डीजे की आवाज कम करने और मूर्ति पर पानी डालने को लेकर विवाद हो गया। तो इस दौरान हुई झड़प में कई दुकानों और वाहनों में तोड़फोड़ की गई है। घटना से नाराज एक पक्ष के लोगों ने पुलिस थाने का घेराव कर जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस को धारा 144 लागू कर भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज तक करना पड़ा। राहुल, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रायसेन कलेक्टर अरविंद विकास शाहवाल घटना के बाद उदयपुरा पहुंच गए। यहां कानून व्यवस्था न बिगड़े इसके लिए उदयपुरा के आसपास से 5 थानों सहित जिला मुख्यालय में से भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। तो ये तस्वीरें कल के तनाव की तस्वीरें। जानकारी के मुताबिक गणेश विसर्जन के लिए एक झांकी का जुलूस निकाला जा रहा था और इस दौरान जब झांकी एक मदरसे के सामने से गुजर रही थी तो वहां पर मौजूद लोगों ने डीजे की आवाज कुछ कम करने के लिए कहा, लेकिन आयोजन समिति के लोगों का आरोप है कि जब जुलूस मदरसे के सामने से निकल रहा था तब किसी ने गणेश जी की मूर्ति पर गर्म पानी और चप्पल फेंक दिया, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। फिलहाल 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। तो रायसेन उदयपुरा में इस वक्त तनाव के हालात हैं और ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कल के घटनाक्रम की तस्वीरें। तो दोनों समुदाय के बीच समारोह के दौरान डीजे की आवाज कम करने और मूर्ति पर पानी डालने को लेकर विवाद हुआ, जहां पर अब भी तनाव बना हुआ है। कल जब इस दौरान झड़प हुई तो कई दुकानों और वाहनों में तोड़फोड़ की गई। घटना से नाराज एक पक्ष के लोगों ने पुलिस थाने का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। इसके बाद पुलिस को धारा 144 लागू करके भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज तक करनी पड़ी। वहीं रायसेन के जो कलेक्टर है अरविंद दुबे और एसपी विकास शाहवाल घटना के बाद उदयपुरा पहुंच गए। यहाँ कानून व्यवस्था न बिगड़े उसके लिए उदयपुरा के आसपास से 5 थानों सहित जिला मुख्यालय से भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। बताया जा रहा है कि गणेश विसर्जन के लिए एक झांकी का जुलूस निकाला जा रहा था। इस दौरान जब झांकी एक मदरसे के सामने से गुजर रही थी तो वहां मौजूद लोगों ने डीजे की आवाज कुछ कम करने के लिए कहा और विवाद यहीं शुरू हुआ। संतोष मालवी हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संतोष, फिलहाल क्या स्थिति, क्या आप भी तनाव बरकरार है और पुलिस बल क्या भी तैनात है? जी देखिए, पुलिस की व्यवस्था पूरी है। 5 थानों से पुलिस बल वहाँ पर मौजूद है। अभी थान की व्यवस्था पूरी तरीके से बहाल है। वहाँ पर अभी ऐसी कोई घटना दुर्घटना की कोई जानकारी नहीं मिल रही है। हालांकि पुलिस जो उपद्रवी हैं उनको उनकी धरपकड़ कर रही है। दोनों पक्षों के ऊपर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। संतोष, क्या कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है क्या इस मामले में? जी, कुछ लोगों को पुलिस लेकर आई है, लेकिन अभी चूंकि नाम नहीं खोल रही है, एक सुरक्षा की दृष्टि से नाम नहीं खोल रही पुलिस। कुछ लोगों को लेकर आई है, दोनों पक्षों पर मामला दर्ज किया है। संतोष, इस वक्त वहाँ के माहौल कैसे हैं? वहाँ के जो रहवासी हैं उनका क्या कहना है? क्या उनसे बात हुई आपकी? नहीं जी, देखिए वहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे ऐसी कोई परेशानी नहीं है कि वहाँ के रहवासियों को कोई परेशानी हो, क्योंकि पुलिस ने पूरा मोर्चा संभाल रखा है। उदयपुरा नगर एक ऐसा नगर है जो गंगा जमुना तहजीब की मिसाल पेश करता है, जहाँ शांति सौहार्द से लोग रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते हैं। लेकिन कल जो घटना हुई वो किस वजह से हुई, ये इस बात पर भी पुलिस अब उसकी जाँच कर रही है। चलिए संतोष, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये कल की तस्वीरें हैं और जैसा कि हमारे सहयोगी संतोष मालवी यहाँ बता रहे थे कि तनाव लगातार बना हुआ है, पुलिस बल तैनात है, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं, लेकिन फिलहाल डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है कि कौन लोग हैं। लेकिन पुलिस इस मामले पर बहुत संजीदा है और जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस की तैनाती की गई है, यहाँ तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात है, लेकिन यहाँ के जो आम लोग हैं उनसे जब रिएक्शन हमारे सहयोगी संतोष ने लिया तो उनका ये कहना है कि यहाँ पर हमेशा से गंगा जमुनी तहजीब के तहत कार्यक्रमों का आयोजन होता रहा, लेकिन ये स्थिति पहली बार इस तरीके से बिगड़ी है। तो लगातार प्रशासन की भी नज़र है। कल जब ये पूरी घटना हुई तो यहाँ पर कलेक्टर और एसपी भी पहुँचे। यहाँ
हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा। धारा 144 लागू करके पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और अभी कुछ गिरफ्तारियां हुई, लेकिन ये कौन है और कितनी गिरफ्तारियां हो सकती है, इस पर अभी संशय बना हुआ है। बढ़ते आगे, सिंगरौली जिले के कवानी गांव में कुछ लोगों ने एक साधु को पकड़कर बच्चा चोर के शक में पीट दिया। किसी ने बच्चा चोर होने की अफवाह फैलाई, उसके बाद जुटे सैकड़ों लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। तभी कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस ने पहुंचकर मामले को संभाला। जिले में इस समय बच्चा चोरी की अफवाह फैली हुई है। पुलिस इन अफवाहों को सचेत रहने का संदेश भी जारी कर रही है। कुमार चौहान पिता मुन्ना मिस्त्री, ये उम्र करीब 30-35 साल की, भीख मांग रहे थे। इसी दौरान कोई जो आजकल अफवाह बच्चा चोर को लेकर जो फैला हुआ है, उसी को लेकर इसके साथ धक्का मुक्की लिया गया, पूछताछ की गई कौन है, कहाँ से आए हैं। अब ये आरोपियों की पहचान नहीं है, वीडियो है हमारे पास, वीडियो के आधार पर पहचान करेंगे, विवेचना जारी है। विजय हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। विजय, अफवाहों के चलते इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आई, अभी इस वक्त इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई, क्या अपडेट है? जी, ये जो पूरा मामला है सिंगरौली जिले के कोतवाली थाना इलाके के कचनी गांव का है। यहाँ पर जब ये बाबा, जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, यहाँ अपना रहकर जीवन यापन गुजार रहा था, उसी दौरान जब ये कचनी गांव भिक्षा मांगने गया, उसी दौरान शरारती तत्वों ने इस बाबा को बच्चा चोर बता दिया और वहीं पर गांव के कई लोग, बच्चे बूढ़े समेत कई लोग इस पर कई लात घूंसों से वार कर दिया। हालांकि कुछ गांव के अच्छे लोगों ने इस पूरे मामले की जानकारी कोतवाली थाने को दी। मामले के बाद कोतवाली थाने की पुलिस पहुंची थी और मामले को सुलझा लिया गया। हालांकि बाबा के शिकायत पर कोतवाली थाना ने मामला भी दर्ज कर लिया है। फिलहाल ये सिंगरौली जिले की दूसरी ऐसी घटना है जिस पर किसी अन्य व्यक्ति को एक बच्चा चोर का रूप दिया गया है। चलिए, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विजय आपका। लेकिन इस तरह की घटनाएं जब पहले भी सामने आई है, प्रशासन ने सतर्कता के लिए लोगों को संदेश जारी किया, लेकिन इस तरह की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ली, लगातार बढ़ी। तो सिंगरौली की ये घटना कुछ उसी तरह की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये बाबा, जिसे कुछ लोगों ने उसे आरोपी बनाया, उसके बाद पूरे गांव वालों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। बढ़ते आगे, रीवा से एक सोशल मीडिया पर तेजी के साथ एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर युवती के प्रेम प्रसंग से नाराज परिजन ने युवती की सरेराह पिटाई कर दी। और पुलिस की माने तो प्रेमी जोड़ा रास्ते से जा रहा था और तभी किशोरी के परिजनों ने उन्हें देख लिया और बीच बाजार ही किशोरी के चाचा ने उसकी पिटाई कर दी और बाद में एकांत में ले जाकर लड़के के कपड़े उतारकर पिटाई कर दी, जिसका 2 दिन पहले ही वीडियो वायरल हुआ था और शनिवार को उसी घटना से जुड़ा दूसरा वीडियो भी वायरल हुआ। युवक का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। वहीं नए वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने किशोरी से बात की है। जाने का कारण कुश्ती हुए और नाराजगी व्यक्त करते हुए थप्पड़ मारे और इसी नाराजगी पे उस बच्चे को भी पकड़ के लेकर उसके साथ मारपीट की है। इस विद्यालय थाना में इसके खिलाफ जो है प्रकरण पंजीबद्ध है और उन सभी लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। हमने सूचना मिली थी, हमने रायपुर पश्चिम विधान थाने की टीम को लगा दिया है, क्योंकि डिटेल जानकारी अभी और आई भी नहीं है। तब तक वो टीम काम कर रही है और संबंधित साइबर सेल भी उनको सहयोग प्रदान कर। बढ़ते आगे, सागर में चोरी के शक में पुजारी ने एक नाबालिग बच्चे की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद पुजारी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। बच्चे की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बच्चे के हाथ को मरोड़ता ये है जैन मंदिर का पुजारी और इस बच्चे का आरोप इतना है कि ये मंदिर के गेट के बाहर खड़ा था। बस फिर क्या था, इस बच्चे को चोरी के शक में पेड़ से बांधकर जमकर पिटाई कर दी गई। मारपीट का वीडियो तो नहीं बन पाया, लेकिन बच्चे के हाथ मरोड़ने का वीडियो सामने आया है। थाना प्रभारी के मुताबिक नाबालिग बच्चे के गेट के पास खड़े होने पर राकेश जैन नाम के व्यक्ति ने बच्चे के साथ गाली गलौज की और मारपीट भी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जी, वहाँ पे एक नाबालिग बच्चा जो था वो गेट के पास खड़ा था, तो वहाँ पे मौजूद एक राकेश जैन नामक व्यक्ति ने उसके साथ गाली गलौज और मारापीटी की है, जिसकी रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और उसको विवेचना में ले लिया गया है।
वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने पुजारी के खिलाफ बच्चे से मारपीट SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बढ़ते आगे और बात करते हैं मौसम की। दक्षिण छत्तीसगढ़ में आज भारी बारिश के आसार जताए गए। चक्रवात की वजह से प्रदेश में बारिश होगी। प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। यानी कि एक बार फिर से बारिश का सिलसिला हो सकता है, शुरू हो सकता है छत्तीसगढ़ में। दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो चक्रवात के चलते ये बारिश हो सकती है और कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने के आसार भी मौसम विभाग ने जताए हैं। यानी एक बार फिर दक्षिण छत्तीसगढ़ में आज भारी बारिश के आसार जताए गए, जिसका असर दूसरी जगहों पर भी देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश में भी फिर से बारिश का दौर शुरू हो चुका है। अगले 24 घंटे में चंबल संभाग में बारिश के आसार जताए गए हैं। 7 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बना हुआ है, जिससे अगले 24 घंटे में आधे मध्य प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी है। दक्षिण बस्तर, दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर का क्षेत्र जहां पहले भी बहुत बारिश हो चुकी है, वहां पर एक बार फिर बारिश के आसार है। चलिए, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। हमारे दो सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सुप्रिया इस वक्त रायपुर से लाइव जुड़ रही है, तो शिखिल व्यवहार इस वक्त भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सुप्रिया, सबसे पहले जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी बारिश थम चुकी थी पूरे छत्तीसगढ़ में, अभी मौसम विभाग ने क्या कुछ अलर्ट जारी किया है? बिल्कुल, देखिए भारी बारिश का दौर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से शुरू होने वाला है, क्योंकि जो द्रोणिका है वो सक्रिय होने वाली है। क्योंकि बीते दिनों छत्तीसगढ़ में बारिश इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि मानसून द्रोणिका हिमालय की तराई में मौजूद थी, जो अपने अब अच्छे स्थिति पे आ गई है और अब सक्रिय स्थिति देखने को मिलेगी चक्रवात की, और जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में बारिश संभावित है। मौसम विभाग द्वारा ये बात कही गई है कि दक्षिण छत्तीसगढ़ में यानी कि बस्तर संभाग में भारी बारिश की संभावना है। कुछ स्थानों पर वज्रपात गिरने की भी संभावना है। और आपको बता दें कि कल भी मौसम विभाग ने 4 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया था, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया था। और ये बात कही गई थी कि इन जिलों में वज्रपात के साथ गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है, तो वो स्थिति भी देखने को मिली थी। और आज भी मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश की संभावना जताई गई है। खासतौर पर भारी वर्षा का जो क्षेत्र है वो दक्षिण छत्तीसगढ़ को बताया जा रहा है। और मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आज हल्की से मध्यम वर्षा संभावित है और दक्षिण छत्तीसगढ़ में खासतौर पर भारी वर्षा संभावित है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर कहर देखने को सुप्रिया, लगता है कि इस बार एक बार फिर वहां पर कहर देखने को मिल सकता है। शिखिल, मध्य प्रदेश में हमने देखा कई जिलों में भारी बारिश हुई और लोग परेशान हुए। वहां पर प्रशासन ने भी काफी मुस्तैदी से काम किया, लेकिन आज भी स्थिति वहां पर ठीक नहीं हो पाई। लेकिन एक बार फिर से अलर्ट है, तो किस तरह की तैयारियां और क्या कुछ अलर्ट है? देखिए, सावन के बाद अब भादो लग चुका है और भादो की बारिश से अब मध्य प्रदेश तर होगा। हालांकि जो बारिश है वो विदाई की बारिश बताई जा रही है, क्योंकि कुछ ही समय बाद ये बात दिल्ली मौसम केंद्र से जारी हो चुकी है कि अब मध्य प्रदेश में मौसम की जो मानसूनी बारिश है उसकी विदाई का समय आ गया है। लेकिन जाते जाते जिस प्रकार से जो लगातार बारिशों के दौर है वो एक बार फिर शुरू होंगे। अगले 24 घंटों में अगर बातचीत की जाए तो मध्य प्रदेश के भोपाल संभाग, नर्मदापुरम संभाग, जबलपुर संभाग, ग्वालियर चंबल संभाग और शहडोल संभाग के जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उसके बाद 7 जिले ऐसे हैं जो निमाड़ के हैं और मालवा के हैं, जहां पर तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जिस प्रकार से जो एक सिस्टम बना हुआ है, बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर का सिस्टम है और इसके अलावा एक ट्रफ लाइन बनी हुई है, जो ट्रफ लाइन सीधे तौर पर पाकिस्तान से अफगानिस्तान और इसको जोड़ती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। तो इसका जो असर है वो ये होगा कि अब एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हुआ। हालांकि देखा जाए तो मौसम की जो आंख मिचोली थी वो बीते 2 दिनों से दिखाई दे रही थी, क्योंकि लगातार मानसून का जो पारा था, जो माफ कीजिएगा, जो मौसम का जो पारा था वो ऊपर नीचे हो रहा था और इसी फ्लक्चुएशन के कारण जो उमस है वो बनी हुई थी। और यही कारण
कारण है कि बीते 2 दिनों के मध्य प्रदेश के काफी जिलों में बारिश का जो एक सीजन है वो दिखाई दिया। कई जिले बारिश से तर हुए तो कई जगह जो है बूंदाबांदी भी दिखाई दी। राजधानी भोपाल की बातचीत की जाए तो राजधानी भोपाल में भी कुछ जगहों पर जो बूंदाबांदी थी वो हुई, कई जगह तेज बारिश मान सकते हैं कि एक बार से बारिश होगी तो किस तरीके से इसकी तैयारियां प्रशासन ने की, और अगर ये ज्यादा हो जाती है बारिश तो कहीं ना कहीं एक बार फिर प्रशासन के लिए चुनौती बन सकती है। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, बलरामपुर के बूढ़ा पहाड़ पर छत्तीसगढ़ और झारखंड पुलिस का नक्सलियों के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन जारी है। पुलिस की टीम ने नक्सली बंकरों को नष्ट कर दिया और बंकर से पुलिस की चाइनीज लैंडमाइंस मिली, जो कि पहली बार है। साथ ही 2 सिलेंडर बम, 11 लैंडमाइन, 5 टिफिन बम, प्रेशर कुकर जैसे कई हथियार भारी मात्रा में बरामद हुए हैं। पुलिस ने बरामद किया है। बूढ़ा पहाड़ के इलाके में ज्वाइंट ऑपरेशन को लेकर झारखंड के लातेहार जिले के एसपी और छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के एसपी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। भारी बारिश और नदी में पानी भरने के कारण इस ज्वाइंट ऑपरेशन में कई बाधाएं आ रही हैं और अब बताया जा रहा है कि मौसम साफ होने के बाद यह ज्वाइंट ऑपरेशन एक अभियान के रूप में तब्दील हो जाएगा। बूढ़ा पहाड़ एरिया में जो झारखंड और छत्तीसगढ़ बॉर्डर लगता है उसमें लगातार सुरक्षा बलों द्वारा ऑपरेशन किया जा रहा है और पिछले 20 दिनों में 2 बड़े ऑपरेशंस वहां किए जा चुके हैं और लगातार वहां पे फोर्स एरिया डोमिनेशन और स्कैन कर रही है। इसमें खासकर झारखंड पुलिस को काफी बड़ी सफलता मिली है और उन्होंने एक नक्सली कैंप भी ध्वस्त किया है। बढ़ते आगे और बात करते हैं बीजापुर की, जहां पर 10 लाख के इनामी नक्सली लालू मूडियम ने अपनी पत्नी के साथ आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण के दौरान डीआईजी कमल लोचन कश्यप, एसपी आंजनेय वार्षण्य मौजूद रहा और नक्सली लालू 13 सालों से नक्सली संगठन से जुड़ा हुआ था और इस दौरान 12 बड़ी नक्सली वारदात में वो शामिल रहा। लालू 2009 में गंगालूर एरिया कमेटी में PLGA सदस्य के रूप में वो भर्ती हुआ और 2021 तक संगठन में सक्रिय रहते लालू ने छत्तीसगढ़ समेत बिहार झारखंड में कई नक्सली घटनाओं में वो शामिल रहा। तो लालू ने संगठन छोड़ने के पीछे प्रेम प्रसंग और संगठन में भेदभाव की रीति को जिम्मेदार बताया। पश्चिम रेलवे के कई ऐसे अहम प्रोजेक्ट अपनी धीमी रफ्तार के साथ चलते हुए पूरे नहीं हो सके हैं। रेलवे खंडवा के महू के बीच लगभग 199 किलोमीटर तक मीटर गेज रेल लाइन को ब्रॉडगेज में बदल रहा है। 5.5 साल बीत जाने के बाद भी मुश्किल से 30% ही काम पूरा हो पाया। महू से सनावत के बीच बड़ी लाइन बिछाने के लिए दोनों स्टेशन के बीच 215 हेक्टेयर वन भूमि चिन्हित की गई है। इसमें इंदौर वन मंडल की 190 और बड़वा वन मंडल की 25 हेक्टेयर वन भूमि शामिल है। रेलवे अधिकारी का कहना है कि इस बार फंड भी रिलीज किया गया और सर्वे भी जारी किया गया। ऐसे में जल्द ही काम में तेजी आएगी। बट मेजर ये जो चैलेंज है वो मऊ से और सनावत के बीच में, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी इलाका, जंगल भी है और बहुत सारे ब्रिज और बहुत ऐसे उबड़ खाबड़ वाला इलाका है। तो इसके लिए अभी क्या है कि 1-2 बार सर्वे हुआ था लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। अभी नए सिरे से क्योंकि अभी फंड भी मिल गया है तो नए सिरे से हाल में इसका सर्वे चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर श्योपुर के कूनू नेशनल पार्क आएंगे, जहां पर नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए जा रहे 8 चीतों को पार्क में छोड़ा जाएगा। सालों बाद देश में लुप्त हो चुके चीते एक बार फिर अपनी तादाद बढ़ा सकेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा कूनू नेशनल पार्क जाएंगे। पूरे कार्यक्रम पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि प्रधानमंत्री अपने जन्म दिवस के मौके पर बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। ये केवल मध्य प्रदेश और भारत के लिए नहीं बल्कि विश्व के लिए सबसे बड़ी सौगात है। चीतों के आने से पर्यटन का एक नया कॉरिडोर बनेगा। राजस्थान के सवाई माधोपुर से शेर का कॉरिडोर होगा। आने वाले वक्त में पर्यटन को मध्य प्रदेश में बढ़ावा मिलेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि रविवार को यानी आज वे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नेशनल पार्क का निरीक्षण करने के लिए भी पहुंचेंगे। कूनो पालपुर आ रहे हैं। चीता का अभयारण्य की शुरुआत हो रही है। ये केवल भारत के लिए नहीं, मध्य प्रदेश की बात छोड़ें, केवल भारत के लिए नहीं लेकिन विश्व के लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि किसी भी वन प्राणी का ट्रांसलोकेशन बहुत बिरले देशों संभव कर पाए
प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, भूपेंद्र यादव जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में ये संभव हो गया। साउथ अफ्रीका से चीते आ रहे हैं, उनको एक विशेष परिधि में रखा जाएगा और ये सेंचुरी का लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं पूनो पालपुर और श्योपुर आ रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत सोमवार से रायगढ़ जिले के दौरे पर रहेंगे और जिले के आदिवासी बाहुल विधानसभाओं में सीएम का रोड शो होगा और भेंट मुलाकात का कार्यक्रम भी रखा गया है। माना जा रहा है कि कांग्रेस सीएम के दौरे के बहाने आदिवासी मतदाताओं को साधने की कोशिश में जुटी है। यही वजह है कि 3 दिनों के कार्यक्रम आदिवासी बहुल गांव में ही रखे गए हैं। सीएम इस दौरान आदिवासी नेता और पूर्व मंत्री चनेश राम राठिया की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर जिला संगठन ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री 12 सितंबर को लेलूंगा विधानसभा जाएंगे। निश्चित तौर पर लगातार भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों का अपमान कर रही है और इसी तरह उन्होंने विष्णुदेव साय जी को भी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष से हटा दिया गया। दोनों संगठनों को निर्देश मिला हुआ है कि मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम को सफल बनावे। पब्लिक से जो उनका जन चौपाल है या उनका दौरा है या रोड शो है, उसमें हमारे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता रहेंगे। इस बीच रायपुर से एक अहम खबर आपको बता दें, आरएसएस की समन्वय समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में आज भी ये बैठक होगी। जेपी नड्डा और बीएल संतोष भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। 3 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में सामाजिक चुनौतियों पर चर्चा होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी। रायपुर में आज आरएसएस की बैठक होने जा रही है, जिसमें जेपी नड्डा और बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे। रायपुर में एनएच गोयल फिनिशिंग स्कूल के 14वें बैच की ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मिसेस इंडिया क्वीन 2021 श्वेता जायसवाल मौजूद रही। विशेष अतिथि के तौर पर एनएच गोयल वर्ल्ड स्कूल की एमिरेट्स डायरेक्टर कल्पना चौधरी और डायरेक्टर एसके तोमर भी मौजूद रहे। एनएच गोयल फिनिशिंग स्कूल के डायरेक्टर पल्लवी गोयल ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। सेरेमनी में 14वें बैच के 30 स्टूडेंट्स को उपाधि प्रदान की गई। वहीं 3 छात्राओं को स्पेशल टाइटल से नवाजा गया। 14वें बैच की छात्रों की 2 महीने तक ग्रूमिंग की गई, जिससे महिलाओं की न सिर्फ खूबसूरती में निखार आया, बल्कि उनके कॉन्फिडेंस लेवल में भी इजाफा हुआ है। स्कूल की छात्राओं का कहना है कि एनएच गोयल फिनिशिंग स्कूल में देश भर के बेस्ट मेंटर्स मौजूद हैं। स्कूल में बेहतरीन ट्रेनिंग दी जाती है। आपको बता दें कि एनएच गोयल फिनिशिंग स्कूल की नई बैच 1 नवंबर से शुरू होगी। जो महिलाएं अपने आप में बदलाव देखना चाहती हैं, वो इस नए बैच में प्रवेश ले सकती हैं। 16 से लेकर 60 साल तक की महिलाओं के लिए एडमिशन ओपन है। ये हमारा 14th बैच है फिनिशिंग स्कूल का, जो आज पास आउट हुआ है। एंड हर बार हमें बहुत अच्छा लगता है जब भी गर्ल्स पास आउट होती हैं, बिकॉज जो हम ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर देखते हैं ये 2 मंथ्स में, वो बहुत ह्यूज होता है। कि हमारे छत्तीसगढ़ के लिए एक वरदान टाइप का ही है, समझ लीजिए। हमारे यहाँ पास ग्रूमिंग क्लासेस है नहीं, जिस हिसाब से सारे जगह से आ रहे हैं, दूसरे स्टेट से भी आ रहे हैं ग्रूमिंग के लिए, तो वो काफ़ी अच्छा appreciation वाला काम है। I'm very glad that I've sent her because I feel there is a lot of change in my daughter. She's become more confident. यहाँ आने के बाद मेरे को लग रहा है उससे बात करके बहुत कॉन्फिडेंट है और अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहले से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ। एनएच गोयल फिनिशिंग स्कूल ने मेरी लाइफ चेंज कर दिया है। हाँ, आज हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया। मुझे यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा। इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। आई हैड नेवर थॉट इन माई लाइफ दैट आई वुड बी सच फिनिश्ड एंड पॉलिश्ड फ्रॉम NHGFS. This is the best stage for every girl to learn everything from the basic to the finishing point. तो सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ी लोकगीत संगीत का कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के रंग। नमस्कार।